नमस्ते, सादर वंदन। इस सत्र में अध्यक्ष गुजरात राज्य के राज्यपाल श्री और जिस विश्वविद्यालय से मैं आती हूँ उसके कुलाधिपति जी, आदरणीय राज्यपाल महामहिम जी, मेरे को पैनलिस्ट श्री अनिर्बान जी, इस सभागार में उपस्थित आदरणीय सभी बंधुगण भगिनीगण। मुझे इस बात का संज्ञान है कि समय वाकई बहुत कम है और मुझे बहुत संक्षेप में अपनी बात कहनी है, लेकिन अच्छा ये हुआ कि जो मैं मन में सोच रही थी कि मुझे क्या कहना है, उसके तार कहीं ना कहीं महामहिम जी से और अनिर्बान जी से ज़रूर जुड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। भारत के लोक को जिस तरह इस विज्ञान को हाई ब्रो और लो ब्रो कल्चर की तरह विभक्त किया गया, यानी जो साइंटिस्ट लैब में बैठते हैं और बड़े बड़ी फॉर्मूलों में जो अपनी बातें कहते हैं वो साइंटिस्ट हैं, और जो लोग जिसका व्यवहार करते हैं वो व्यवहार थोड़ा हम पीछे छोड़ भी सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। वो अंधविश्वास भी हो सकता है, वो किसी की आस्था हो सकती है, वो भक्ति हो सकती है, वो कोई भी एक रूप लेके चल सकता है। इस तरह से हमने अपने समाज के विज्ञानों को देखा है। लेकिन जो बात अभी अनिर्बान जी अपने प्रेजेंटेशन में दिखा रहे थे, मैं उसी बात को, उसी फॉर्मूले को एक पंचाक्षरी मंत्र में आपके सामने इसलिए प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि वो लोक का विज्ञान है। पंचाक्षरी मंत्र हम सब जानते हैं, ओम नमः शिवाय। ओम, अभी अनिर्बान जी ने भी कहा और मेरी भी जो स्टडी है वो ये कहती है कि क्योंकि धरती क्लॉकवाइज घूमती है और ब्रह्मांड एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो उसके जो ध्वनि प्रोड्यूस होती है ब्रह्मांड में, जिसे हम साउंड इंजीनियरिंग कहते हैं, नासा उसे उल्टा कहता है। नासा कहता है ओम की ध्वनि अंतरिक्ष में सुनाई देती है, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे ऋषि योगी, जैसा महामहिम जी कह रहे थे, हमारे वैज्ञानिकों ने वो ध्वनि कब की अपने अंदर अंतर्निहित की और उस ओम का उच्चार किया। और उसके बाद आता है पंचाक्षरी नमः शिवाय। ये पांच क्या हैं? ये पांच वो पांच तत्व हैं। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ भारत ही है जो पांच तत्व की बात करता है, वरना विश्व चार ही तत्वों की बात करता है। आकाश को वो तत्व मानते ही नहीं है। तो नमः शिवाय ये बोलने से क्या होता है, ये कितना वैज्ञानिक है। मैं क्योंकि अभी आपने ओम की बात की तो उसी को छोटी सी बात आगे कह रही हूं कि हमारे 7 चक्र हैं और 7 चक्रों में 5 चक्र हमारे गले से नीचे हैं और 2 ऊपर हैं, और हम ऊर्ध्वागामी लोग हैं, हमें ऊपर की तरफ की यात्रा करनी है। और जो आपने सत्व रज और तम की बात की, 3 रंगों की बात की, तो जो मूलाधार चक्र है वो काला है, वो भूमि है, और वो भूमि है वहां न आता है। उसके बाद मह पे जाते हैं, मह स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र जिसे हम कहें जल है। आप भी देखते होंगे हमारे शरीर में जो जल का सबसे ज्यादा भराव है वो एब्डोमेन में ही है, तो वो जल है। उसके और ऊपर जाते हैं तो मणिपुर चक्र आता है। मणिपुर चक्र वायु है, फेफड़े हैं, ये तीसरा हमारा तत्व है। और ऊपर आते हैं तो अनाहत है। अनाहत हमारा वायु है और विशुद्धि हमारा आकाश है। ये आकाश है जहां से आकाश की ध्वनि निकलती है। ये जो 5 तत्व है, फिर से क्योंकि मैंने बीच में गड़बड़ की, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब हम नमः शिवाय कहते हैं तो नमः शिवाय ये पृथ्वी के और ये हमारे अस्तित्व के 5 तत्व उनसे डिटॉक्सिनेट होते हैं। चक्र क्या है? चक्र वो स्थान है जहां हजारों नाड़ियां आकर मिलती हैं, और जब उसकी शुद्धि होती है तो उन नाड़ियों की भी शुद्धि होती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए हम इस पंचाक्षरी को 108 बार कहते हैं। और फिर जो ऊपर के हमारे 2 चक्र हैं, सहस्रवा, अजना और सहस्रवा, ये आकाश की तरफ जाते हुए प्राण वायु हैं। वो तभी उठ सकते हैं जब हमारे शरीर
शरीर के अंगों के जो चक्र हैं, जो नाड़ियों को साफ कर रहे हैं, वो अपनी धुरी में रहे, अपने संचार में रहे और अपनी प्रक्रिया में रहे। इसीलिए जो हम भारत में उठते ही ओम नमः शिवाय या दिन भर ओम नमः शिवाय कहते हैं, ये अपने आप में बहुत वैज्ञानिक है। लेकिन हमारा वैज्ञानिक इस शरीर को देश कहता है, और जो हमारा देश है वो हमारा शरीर है। ये जो देश है इसके भी आप अगर चक्र देखें तो सप्त सिंधु हैं, और सबसे नीचे जहां हम मूलाधार कह रहे हैं वह कन्याकुमारी है, और जहां हम सहस्रवा चक्र कह रहे हैं वह आदि कैलाश है। वो आदि कैलाश आकाश की ही तरह सफेद है, और कन्याकुमारी से आदि कैलाश की यात्रा 7 प्रयागों से होकर जाती। हर प्रयाग पे नाड़ियों की तरह ही हम पवित्र होते हैं, डिटॉक्सिनेट होते हैं। तो ये जो हमारे लोक का विज्ञान है, इसे सिद्धांतों की तरह समझाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी छोटी सी बात, क्योंकि अभी महामहिम जी ने खेती की बात की, हम लोग नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि 2 बार आती है, जो सार्वजनिक नवरात्रि है, और ये दोनों बार हम एक घड़ा लेते हैं, घड़े में छेद करते हैं, छेद में मिट्टी डालते हैं, मिट्टी में नया अन्न बोते हैं, उसके ऊपर एक दीपक रख देते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा जल डालते हैं। तो आर्टिफिशियली हम वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो धरती के अंदर बीज बोने पर मिट्टी को मिलता है, और 9 रातों के लिए रखते हैं, तो 9 रता कहते हैं। 10वें दिन हम देखते हैं कितना उगा। तो हम क्या कर रहे हैं, तो ये हमारी इंडिजिनस सॉइल टेस्टिंग होती है। हर घर में हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं कि इस बार हमारी आने वाली फसल कितनी उगेगी, और 10वें दिन हम उस घड़े को ले जाकर मंदिर में जमा करते हैं। मंदिर हमारा डाटा कलेक्शन सेंटर है। इस गांव से आए हुए घड़ों में इतना नौरता हुआ, इसमें कम हुआ, इसमें ज़्यादा हुआ, इसमें नहीं हुआ, और इस आधार पर वो समाचार राजा को जाता था, और राजा अपनी टैक्सेशन पॉलिसी को रिवाइज करते थे। ये जिसको हम कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये कृषि प्रधान देश में बिना एग्रीकल्चरल लैब्स के भी हमारी कृषि कितनी प्रिडिक्टिव हो सकती थी। ना सिर्फ ये, हमारी प्रेडिक्शन नवरात्रि में एक और भी तरह से चलती थी, और वो प्रेडिक्शन है कि दुर्गा किस वाहन पे आ रही हैं, वाहन पे आ रही हैं और वाहन पे जा रही हैं। ये कैसे प्रेडिक्ट करते थे, तो वो दिन है, सप्ताह के दिन। यदि नवरात्रि सोमवार से शुरू हो रही है तो दुर्गा का वाहन आने का ये होगा, और इस दिन समाप्त होगी तो जाने का ये होगा। तो वो जो उनके 5 वाहन हैं, जिसमें घोड़ा है, हाथी है, मनुष्य के पैर हैं, पालकी है, ये निर्धारित करता था कि अब इस नवरात्रि से अगली नवरात्रि तक देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, रोग कैसे होंगे, जीवन कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा होगा, शत्रुओं का आक्रमण कैसा होगा। ये हमारी इंडिजिनस स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल व्यवस्थाएं थी। तो कई तरह से लोग अपने अंदर विज्ञानों को समाहित किए हैं। मैं तुरंत समाप्त करती हूँ। बचपन से हम अपनी दादी से एक जिसे कहते हैं एडविजरी एक सुनते आते थे, और वो एडविजरी यहाँ भी दोहरा रही हूँ। चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठन पंथ आषाढ़े बेल, सावन साग न भादो दही, क्वारे दूध न कार्तिक मही, अगहन जीरा पूष मधान, माघे मिश्री फागुन चान। ये नहीं खाना चाहिए। और इसी का उल्टा भी एक था जिसमें बताया गया है कि ये खाएंगे तो आपको ज्वर कभी नहीं आता। ये जो लोक का विज्ञान है, इस विज्ञान के ही कारण आज भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता निर्बाध चल रही है। विषय बहुत बड़ा है, बहुत रुचिकर भी है, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आप सबका धन्यवाद।